हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। बच्चों, आज भी हम क्या करने वाले हैं वही सेम जो रोज़ करते हैं। क्वेश्चन करेंगे, डिसोल्यूशन के ही क्वेश्चंस हैं और कोशिश करेंगे कि यार डिसोल्यूशन ख़त्म हो जाए, बट नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं और लेंदी हैं। बट आई होप कि हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। बच्चों देखो, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होती है। मैंने एक छोटा सा पार्ट बनाया बैलेंस शीट का, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, और ये उसकी लायबिलिटी साइड है और ये एसेट। हमेशा याद रखना, मैं कुछ यहाँ पे रिजर्व्स और प्रोविजंस के बारे में बात करूँगा आज। कुछ रिजर्व्स और कुछ प्रोविजंस जो हम किसी एसेट्स के अगेंस्ट बनाते हैं। एसेट्स के अगेंस्ट मतलब हम किसी अपनी एसेट्स को सेव करने के लिए बनाते हैं। जैसे आप मुझे बताओ, आप प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्यों बनाते थे। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हम बनाते थे किसके लिए? अपने डेटर्स के लिए, है ना। कि भैया कल को फ्यूचर में अगर हमारे डेटर्स पैसा नहीं देते हैं, पैसा डूब जाता है, तो हम वो पैसा कहाँ से निकालते थे? प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। यानी कि ये एक ऐसा रिज़र्व काइंड ऑफ है, ऐसा ये हमने वो पैसा जोड़ा है जो किसके लिए जोड़ा है? डेटर्स के लिए। ठीक है। जैसे हो गया प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है ये हम किसके लिए बनाते थे? डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए। ये हम किसके लिए बनाते थे? डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, है ना, इन सब पे डेप्रिसिएशन लगता था, तो हम उसके लिए क्या बनाते थे? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। फिर एक आया है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व किसके लिए बनाया गया था? वो बनाया गया था हमारा इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, कि भैया अगर कल को फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो हम इस रिज़र्व में से पैसा निकाल सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे रिज़र्व जो किसी एसेट्स को बचाने के लिए बनाए जाते हैं, मतलब किसी एसेट्स के अगेंस्ट बनते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? उसका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है? आप ये सारी एसेट्स कहाँ ट्रांसफ़र करते हो? आप करते हो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आप लिखते हो टू सन्ड्री एसेट्स। यहाँ पे आप सन्ड्री एसेट्स लिखने के बाद ये सारी डेटर्स हो गया, आपकी जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं वो लिख दिया आपने। ठीक है। और साथ ही साथ आप इन्वेस्टमेंट को भी ट्रांसफ़र कर देते हो। तो जो एसेट्स यहाँ पर ट्रांसफ़र होती हैं, जो एसेट्स आप यहाँ ट्रांसफ़र करते हो, अगर उन एसेट्स के अगेंस्ट में आपने कोई रिज़र्व बनाया है या उन्हीं एसेट्स के अगेंस्ट में आपने कोई प्रोविज़न बनाया है, तो उनको भी आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? मतलब उस उनके रिज़र्व और प्रोविज़न को भी आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यानी कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, ये भी साथ के साथ बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ जो आप यहाँ लिखते हो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपने यहाँ ट्रांसफ़र की है तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा रिज़र्व बनाया है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, ये भी आपको यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये रूल है डिसोल्यूशन का कि जो एसेट्स आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है एसेट्स को, तो उन्हीं एसेट्स के जो रिज़र्व होते हैं वो भी आपको कहाँ ट्रांसफ़र करने होते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब लायबिलिटी वाली जगह पे। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे कुछ 3 एसेट्स लिखी हैं और ये 3 इंपॉर्टेंट जो होते हैं मैक्सिमम यही आते हैं हर बार, प्रोविज़न, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। ठीक है। वैसे किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट आप प्रोविज़न बना सकते हो, किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट, किसी भी एसेट को बचाने के लिए आप प्रोविज़न रिज़र्व बना सकते हो। तो जो एसेट के अगेंस्ट आप कोई भी रिज़र्व या प्रोविज़न बनाते हो, अगर वो एसेट यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है तो उसका रिज़र्व यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा ही होगा। ये रूल है रियलाइजेशन अकाउंट का। बस यही एक कॉन्सेप्ट था लास्ट जो हमारा बचा था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा किसके अगेंस्ट बचता है? वो बचता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व के अगेंस्ट। वो मैं अभी समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम और रिज़र्व के बारे में बात करते हैं। जैसे जर्नल रिज़र्व हो गया, रिज़र्व फॉर कंटीजेंसीज हो गया, वो भी जर्नल रिज़र्व जैसा ही होता है।
ठीक है। और भी इन रिजर्व्स के अलावा जो एसेट्स के अगेंस्ट रिजर्व होते हैं उनको छोड़ के अगर कोई भी रिजर्व आएगा तो उसका ट्रीटमेंट हम वैसे ही करते हैं जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में करते आए थे। हम उनको हम उनको पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में बांट देते थे। जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट, कंटीजेंसी रिजर्व कैपिटल अकाउंट, यही करते थे, अभी भी यही करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आ गया यहाँ बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर यहाँ पे एसेट्स में गुडविल आ गई तो गुडविल को इस बार पार्टनर्स में मत बांटना, क्योंकि गुडविल जो होती है वो जब फर्म डिसॉल्व होती है तो वो मार्केट में बिक सकती है, तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो गुडविल को छोड़ के यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस वो पार्टनर्स में बांट देना जैसे बांटते आए थे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो पार्टनर्स में बांट देना कैपिटल अकाउंट में जैसे बांटते आए थे। ठीक है। और एक होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में मैं बार बार बोलता हूँ। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज़ एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स होते हैं वैसे ही एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉयज़ के पैसों का होता है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। वो तो यहाँ पे ट्रांसफ़र भी होती है और पेड भी होती है। ठीक है सर, इसमें मतलब इन रिजर्व्स में और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में फिर डिफरेंस क्या है? ये भी तो यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी ट्रांसफ़र होगा। देखो भाई, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड अगर यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो वो पेड भी होगा क्योंकि वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लेकिन आपने ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर ये तीनों रिजर्व यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं तो ये पे नहीं करोगे आप। ऑब्वियस ही बात है ना, मैंने कहा था सारी लायबिलिटीज़ पे हो जाती हैं, लेकिन कौन सी लायबिलिटीज़? आउटसाइडर्स, एक्सटर्नल लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये किसको देना है अपने पैसा? ये तो आपने अपने ही प्रॉफिट में से जोड़ा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपने अपने ही प्रॉफिट में से जोड़ा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये किसका पैसा है? ये आपके ही प्रॉफिट का पैसा, आपके मतलब पार्टनर्स के। तो ये रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो एसेट्स के अगेंस्ट बनते हैं, वो हमने किसी बाहर वाले को देने नहीं होते, तो उनको सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना, उनको पे मत कर देना कभी भी। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट था। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन के ऊपर है, बहुत ईजी है, बहुत ध्यान से समझना। बच्चों देखो, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बैलेंस शीट में क्वेश्चन के अंदर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन होगा 10,000, तो इसमें अलग अलग केसेस आ सकते हैं। वैसे तो पहला केस क्या बनता है? इफ़ देयर इज़ नो एडजस्टमेंट, आप एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपने क्या करना है उस केस में? सिंपल, जैसे एज इट इज़ करते आ रहे हो अब तक वैसे ही करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस रिजर्व को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पूरे के पूरे 10,000 रुपये को। ठीक है, 10,000 रुपीज़ किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में बढ़ जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जैसे हम करते थे। ये तो पहला केस था। अब दूसरा केस क्या है इसमें, इसको मैं प्रॉपर डिटेल में बता रहा हूँ इस केस को, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस आप इसको मानोगे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, टेस्ट में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। कह रहे हैं इफ़ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व 10,000 है, लेकिन उसके ऊपर जो क्लेम आ गया वो आ गया 7,000 रुपये। अब आपको एक चीज़ मैं याद दिला दूं, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि क्लेम्स आर ऑलवेज पेएबल, क्लेम हमें हमेशा देने होते हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर आ गया तो क्लेम एक आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, क्योंकि क्लेम किसको देना होगा? हमें किसी वर्कमैन को चोट लगी होगी ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, तो हमें उसको क्या देना होगा? क्लेम। तो क्लेम देना एक एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, तो उसका ट्रीटमेंट भी आउटसाइडर लायबिलिटीज़ का जैसे ट्रीटमेंट करते हैं रियलाइजेशन में वैसे ही करेंगे। तो हम आउटसाइडर लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या करते हैं वो देखो। अगर क्लेम 7,000 आ गया और रिजर्व 10,000 है, तो सबसे पहले जितना क्लेम हमने बाहर वाले को देना है, कितना देना है? 7,000। ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। अब आउटसाइडर लायबिलिटी को हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें उसे ट्रांसफ़र करना होता है, लायबिलिटी से ट्रांसफ़र करते हैं हम कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि सारी लायबिलिटी यहीं ट्रांसफ़र होती है। तो हमने बाय लायबिलिटी और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना लिखा है यहाँ पे? 7,000। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं और ये भूल जाते हैं कि अगर आपने रिजर्व 10,000 बनाया है तो आप पूरा का पूरा 10,000 यहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उतनी ही लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफ़र करनी होती है जितनी बाहर वालों को पे करनी होती है। तो बाहर वालों को कितना पे करना है? सिर्फ 7,000 रुपया ही पे करना है।
तो रिजर्व जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 7,000 ही ट्रांसफ़र होगा जितना हमें पे करना होता है। क्लियर है? पे करने के बाद मतलब ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में पे कर देते हैं, क्योंकि आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो होती हैं वो बिना कहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले हमें पे करनी ही होती हैं। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे टू कैश या बैंक जैसे बाकी लायबिलिटीज़ को पे करते थे वैसे ही हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहाँ पे लिख के उसको 7,000 को पे किया। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट नोटिस करने वाला है, कुछ बच्चे जब यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख देते हैं, और जब पे करते हैं तो यहाँ पर भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख देते हैं, जो कि गलत है। जो आप ट्रांसफ़र करते हो वो ट्रांसफ़र करते हो रिजर्व, जो आप कैश में पे करते हो वो पे करते हो क्लेम। तो याद रखना, ट्रांसफ़र होगा रिजर्व, पे करेंगे क्लेम। अब 10,000 में से 7,000 तो आपने पे कर दिया, बच्चों बचा कितना, 3,000। वो 3,000 किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है वो इक्वल है, तो हमने प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से 3,000 वर्कमैन बचा था, हमने वो पार्टनर्स में बांट दिया 1,500। क्लियर है? ये तो था इसका लेजर। अब लेजर के साथ साथ इसका जर्नल मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि लेजर के साथ साथ ही जर्नल चलता है। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अब दोबारा समझा रहा हूँ। तो देखो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। तो पहली एंट्री जो हमने इस 7,000 के रिज़र्व को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो ट्रांसफ़र एंट्री क्या होती है, सबसे पहले एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हम किसी भी लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं, मैंने पीछे भी समझाया था, तो उस लायबिलिटी को हम ख़त्म कर देते हैं और रियलाइजेशन को हम क्रेडिट कर देते हैं। ये हम लायबिलिटी ख़त्म करते हैं ट्रांसफ़र करके, कहाँ पे ट्रांसफ़र करके, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब जैसे ही हम किसी भी लायबिलिटी को या किसी भी एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद उस एसेट्स का या फिर लायबिलिटी का दोबारा नाम नहीं लिया जाता। ये याद है आपको, मैं पहले भी समझा रहा था। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हमने ये कर दिया ट्रांसफर, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। उसका नेक्स्ट एंट्री अगर आप देखो, हमने ट्रांसफ़र करने के बाद उसको पे किया, मतलब जो हमने क्लेम देना था 7,000 रुपये का वो दे दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 7,000 टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। सर अब यहाँ पे बच्चों का सवाल भी है कि सर यहाँ पे आपने वर्कमैन कंपनसेशन क्यों नहीं लिखा। कुछ बच्चे बोल पड़े, हाँ सर आपने अभी कहा था कि जैसे ही लायबिलिटी को हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन में, तो किसी भी लायबिलिटी का नाम दोबारा नहीं लिया जाता। तो अब आपने लायबिलिटी की जगह पे रियलाइजेशन को डेबिट किया, क्योंकि अगर आप किसी भी लायबिलिटी को पे करते हो या किसी भी एक्सपेंस को पे करते हो तो आपका होता है लॉस, और लॉस जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जब हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दे रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमारी एसेट कम हो गई क्योंकि पैसा चला गया, बैंक हो गया कम। तो यहाँ पे बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड। क्लियर है? हमने अब पे कर दिया। अब बचा था हमारा 3,000 रुपये क्लेम के, सॉरी रिजर्व के। 7,000 यूज़ हो गया, 3,000 बचा, वो किस में बांट दिया बच्चों, वो बांट दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल में। तो उसकी एंट्री क्या हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व को किया ख़त्म, लायबिलिटी को किया टोटली ख़त्म, और किसको बढ़ा दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया, उनके ओल्ड रेशियो में, प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री है। क्लियर है? अब इसके बाद आता है हमारा केस थर्ड। केस थर्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो वो कह रहा है क्या कि इफ़ क्लेम वॉज ₹10,000। अब क्लेम है 10,000, हमारा रिज़र्व भी कितना है 10,000। भाई 10,000 रिज़र्व है, 10,000 क्लेम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो भैया हमें पता है कि जितना हमारे पास रिज़र्व है उतना ही हमको क्लेम देना है। तो हमने क्या किया, सारा का सारा जो रिज़र्व था वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया 10,000। फिर उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, पे कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना पे कर दिया, 10,000, क्योंकि पूरा ही क्लेम देना है हमें। ठीक है, एक ही एंट्री होगी इसमें बस, क्योंकि अब पार्टनर्स में बांटने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा रिज़र्व का जो हम पार्टनर्स में बांट सके, तो पार्टनर वाली एंट्री भी अब नहीं होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सिर्फ एक ही एंट्री होगी, ट्रांसफ़र करो और पे करो, बस। इसकी जर्नल क्या है, इसकी जर्नल सबसे पहली जर्नल ट्रांसफ़र की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट
डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्या हुआ, क्रेडिट, क्योंकि हमने क्या ट्रांसफ़र किया, लायबिलिटी को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस लायबिलिटी को पे किया तो लायबिलिटी का नाम नहीं आता, पे करने पे नुकसान होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बीइंग रिजर्व ट्रांसफर्ड, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड। क्लियर है, ये था हमारा थर्ड केस। अब आते हैं अपने नेक्स्ट केस पे, फोर्थ। काफ़ी अच्छा केस है ये भी। रिज़र्व हमारे पास 10,000 है, लेकिन क्लेम देखो बच्चों कितना आ गया, 12,000 रुपयों का क्लेम आ गया। सर रिज़र्व तो 10 है, क्लेम 12 है, कैसे पे करेंगे? देखो सबसे पहले तो जितना रिज़र्व है सारा का सारा रिज़र्व आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद आप पे कितना करोगे, आपको जो क्लेम देना है वो देना है 12,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये का रिज़र्व है, लेकिन लायबिलिटी जो बाहर वालों को देनी है वो 12,000 रुपये देनी है। कितना ज़्यादा देना पड़ा, 2,000, यानी 2,000 का हमें हुआ है नुकसान। वो नुकसान कौन झेलेगा, वो झेलेंगे पार्टनर्स। रियलाइजेशन अकाउंट की एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, रियलाइजेशन अकाउंट में बेसिकली होता क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में हमें कभी भी प्रॉफिट और लॉस की टेंशन नहीं लेनी कि यार उसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा, उसका लॉस कहाँ जाएगा। उसमें क्या होता है कि ये जो प्रॉफिट और लॉस जो आता है ना, वो एट द एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे यहाँ पे टेंशन लेते हैं, सर ये 2,000 का हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। जब आप इस अकाउंट को क्लोज करोगे तो लास्ट में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, वो किस में बांट दोगे, पार्टनर्स में। तो रियलाइजेशन बनाते वक्त किसी एसेट में अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या किसी लायबिलिटी में हमें नुकसान हो रहा है पे करते वक्त या प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाएगा उसकी टेंशन आप लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वो एट द एंड जब हम क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो वो जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में। जैसे यहाँ पर भी हुआ, 10,000 हमने ट्रांसफ़र किया लायबिलिटी का, लेकिन हमें पे कितना करना पड़ा, 12,000। कितने का डिफरेंस आया, 2,000 का। वो 2,000 हमने किस में बांट दिया, पार्टनर्स में। तो यहाँ पे हमें लिखना है बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, ए और बी हम मैंने पीछे पार्टनर लिए हैं और रेशियो क्या माना, इक्वल। तो 2,000 जो एक्स्ट्रा था वो ए और बी में मैंने बांट दिया। अब यही लॉस जो होता है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि नुकसान है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी यानी डेबिट होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000, ख़त्म, ठीक है। अब इसी की अगर हम जर्नल समझे तो बहुत बेसिक जर्नल है, सिंपल जर्नल है। सबसे पहले एंट्री हम किसकी करेंगे, ट्रांसफ़र। हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन में, फिर हमने क्लेम को पे किया। जब हमने क्लेम को पे किया तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, 12,000 का क्लेम था, 2,000 हमें फालतू देने पड़े। देखो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ कितने से, 10,000 से, रियलाइजेशन डेबिट हुआ कितने से, 12,000 से। तो 10,000 माइनस 12, 2,000 लॉस, 2,000 लॉस हमने किस में बांट दिया था, पार्टनर्स में, यानी कि ये वाला। तो ये लॉस जब हमने पार्टनर्स में बांटा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज़ हो गई, यानी डेबिट। और रियलाइजेशन का लॉस क्या हमने कर दिया, कैंसिल। तो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया क्रेडिट। क्लियर है। तो ये हमारे थे कुछ क्या केसेस थे वर्कमैन कंपनसेशन के, मैंने आपको समझा दिए 4 केसेस, इसके अलावा कोई केस नहीं है, ठीक है। तो मैंने आज आपको रिजर्व्स के बारे में समझाया, ठीक है, प्रोविजंस के बारे में समझाया। इसी के ऊपर अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस देता हूँ, फिर वो करेंगे, ठीक है बच्चों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।